Continuing with chapter number 8, unit number 2, that is concept of money supply. Money supply होता क्या है? Total stock of money held by people of a country at a particular point of time. Point of time पे लोगों के हाथों में कितना पैसा है, हम जैसे लोगों के हाथों में कितना पैसा है, उसको बोला जाता है मनी सप्लाई। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं चेंज इन मनी सप्लाई, तो चेंज इन मनी सप्लाई वुड बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे पब्लिक मतलब क्या? पब्लिक का मतलब है सारी इकोनॉमिक यूनिट्स, भले ही वो हाउस होल्ड हो, फर्म हो, इंस्टीट्यूशंस हो, एक्सेप्ट हु, एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। कौन है प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी? सप्लायर्स ऑफ मनी इन आर इकोनॉमी आर गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो जितना भी पैसा हमारी गवर्नमेंट और हमारे बैंकिंग सिस्टम के पास रहेगा, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। पब्लिक में इंक्लूड होंगे सारी लोकल अथॉरिटीज। अच्छा, एक बात सुनना, यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, लोकल बॉडीज, राइट। लेकिन लोकल अथॉरिटी जो है, लोकल अथॉरिटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक, नॉट लोकल बॉडीज, राइट। तो लोकल अथॉरिटी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या कॉरपोरेशंस, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में डायरेक्टली नहीं है। फॉरेन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट एंड आईएमएफ के जो डिपॉजिट है आरबीआई के पास जो पड़े हैं, वो भी सारे पब्लिक के पैसे के तौर पे ऐड किए जाएंगे। तो पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? एनबीएफसी के पास का पैसा भी ऐड होगा, आरबीआई के पास जो आईएमएफ ने, गवर्नमेंट ने, फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट ने और फॉरेन बैंक ने पैसा जमा करके रखा है, वो भी इंक्लूड होगा। लोकल अथॉरिटीज का पैसा भी इंक्लूड किया जाएगा और नॉन डिपार्टमेंटल पीएसयूज का पैसा भी आएगा। रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, क्यों ही निकालना चाहते हैं हम मनी सप्लाई? सबसे पहले तो कैलकुलेट मनी ग्रोथ इन द इकोनॉमी, कितना मनी का सप्लाई ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ चुका है, एंड प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए और ग्रोथ लाने के लिए इकोनॉमी में हमको मनी सप्लाई निकालना जरूरी है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई पे। सबसे पहला है आरबीआई। बेटा, दो सबसे पावरफुल सोर्सेज हैं, एक तो है आरबीआई और दूसरा है गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, आरबीआई जो इशू करता है वो है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी यानी कि फियाट मनी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी को सिंबलाइज किया जाता है एच। ठीक है, जो भी पैसा, मतलब सारे नोट, ऑल दी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, सारे कॉइन्स, इनको छोड़ के सारा जितना भी कैश इकोनॉमी में वो आरबीआई इशू करता है। और जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके। दूसरी एंटिटी आती है कमर्शियल बैंक्स। मनी सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है कमर्शियल बैंक। ये कोई नोट या कॉइन इशू नहीं करता इन द इकोनॉमी, लेकिन ये बेसिकली मनी क्रिएट करता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सेवरल टाइम्स डिपॉजिट्स, लोन्स इन द इकोनॉमी, जिसे कहा जाता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी या क्रेडिट क्रिएशन, एक छोटा सा डिपॉजिट जो बैंक के पास आता है, उसका वो थोड़ा सा रिजर्व मेंटेन करता है और उसके अलावा फिर उसके लोन बांट देता है। लोन भी वो अकाउंटिंग एंट्री फॉर्म में बांटता है, तो क्योंकि वो अकाउंटिंग एंट्री के तौर पे गए हुए हैं, तो अगेन वो पैसा जो रिजर्व को छोड़ के बच गया है उसका फिर से लोन बढ़ सकता है और डिपॉजिट भी क्रिएट हो सकता है। ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स चलती रहती है। एक छोटे से डिपॉजिट के साथ बैंक मल्टीपल टाइम्स लोन बांट के बैठ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। ठीक है, बैंक को मेंटेन कर, सॉरी, आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम कि हमारी कंट्री में पहले 1970s के पहले ऐसा चलता था कि जितनी भी करेंसी आरबीआई इशू कर रही है उसको गोल्ड से बैकिंग देनी पड़ेगी, उतने ही गोल्ड रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। लेकिन इवेंचुअली हमने अडॉप्ट कर लिया कौन सा सिस्टम? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत हमको एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है 200 करोड़ का इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, जिसमें से 115 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। और बाकी हम कितना भी मनी इशू कर सकते हैं इन द इकोनॉमी। यार, जरूरत से ज्यादा मनी इसलिए इशू नहीं किया जाता क्योंकि जितना ज्यादा पैसा इशू होते जाएगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा इन द इकोनॉमी। अब आते हैं सीबीडीसी। सीबीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसीज। क्या है सीबीडीसी? सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसीज। आरबीआई के 2018 के ऑर्डर के हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो 2018 के ऑर्डर के हिसाब से आरबीआई ने क्रिप्टो का यूसेज बैन किया हुआ है।
अब देखो यार, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के दो तरीके हैं। एक तो आरबीआई खुद मेजर करके दे, एक तरीका ये होता है। और दूसरा है मनी मल्टीप्लायर अप्रोच, उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट बेस्ड अप्रोच है मनी मल्टीप्लायर। तो हम पहली अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जो आरबीआई के थ्रू रन होगी। जुलाई 1935 में, थोड़ा हिस्ट्री की बातें हैं। 1935 में आरबीआई ने कंपाइल एंड असेंबल करना मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया था। कब? जुलाई 1935 में। फिर 1967-68 तक आरबीआई पब्लिश करता था केवल नैरो मनी मेजर, जिसे बोला जाता है M1। सबसे छोटा मनी मेजर M1 ही पब्लिश करता था। 1967-68 के बाद क्या हो गया? एग्रीगेट एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज वर पब्लिश। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज मतलब मेनली वो बात कर रहे हैं अबाउट M3। ठीक है। AMR भी पब्लिश होने लग गया। फिर 1977 ऑनवर्ड्स तो ऐसा हो गया कि आरबीआई चार मेजर्स पब्लिश करने लग गया है ऑफ मनी सप्लाई, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड वर्किंग ग्रुप। किसकी रिकमेंडेशन फॉलो करके? सेकंड वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन फॉलो करके चार मनी मेजर्स कौन से इशू किए आरबीआई ने? M1 सबसे छोटा फॉर्म ऑफ मनी, C प्लस DD प्लस OD, जहाँ पे C का मतलब है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो हमारे पास है विद पब्लिक। देन DD का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। और OD का मतलब क्या है? OD stands for other deposits। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब इसका डिस्क्रिप्शन तुमको नहीं देके रखा है, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास दूसरे जो भी डिपॉजिट्स है ना, आईएमएफ के, फॉरेन बैंक्स के, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के, उन सबको भी ऐड कर दिया जाता है इन कैलकुलेटिंग M1। फिर M2 इससे थोड़ा बेटर मेजर है। M1 तो पूरा पूरा है, और इसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस अलग से मेंटेन करता है डिपॉजिट्स को। तो सेविंग डिपॉजिट्स के आ गए, अभी तक एक भी बार एफडी या टाइम डिपॉजिट को नहीं लाया गया है। तो अब पहला ब्रॉड मेजर आ रहा है, दैट इज M3। M3 इज M1 पूरा पूरा, C प्लस DD प्लस OD, और उसके बाद टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम यानी एफडी, जो हमने बैंकों के पास करके रखी है वो इसमें आ गई है। यानी तुम समझ रहे हो, कमर्शियल बैंक के पास हमारा जितना भी पैसा है वो इसमें आ चुका है। M4 में क्या लेते हैं? M3 पूरा पूरा, मतलब C प्लस DD प्लस OD प्लस FD, मतलब टाइम डिपॉजिट भी। और उसके अलावा आएगा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास अब जो भी डिपॉजिट किए हैं आपने, एक्सक्लूडिंग व्हाट? एक्सक्लूडिंग NSC। NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसको छोड़ के जितने भी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के पास है वो भी ऐड कर लिए जाते हैं। अब आते हैं, नाउ लिसन यार, अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं तुम्हें कुछ और पॉइंटर्स बता दूं। मेन कंटेंट में तो नहीं दे के रखे हैं, लेकिन तुम्हारे समरी में मैंने तुमको पहले भी बोला है, तुमको जो सेकंड बुक है तुम्हारी, एक बार समरी गो थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि समरी प्रॉपरली एडिट नहीं हुई है। ठीक है, इंटर में कुछ चीजें थी जो फाउंडेशन में हट गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समरी से हटाई नहीं गई है। ठीक है, तो अब तुम्हें समरी से क्या क्या रेफर करना पड़ेगा? न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट समरी में देके रखे हैं, कौन से? NM1, NM2 और NM3। तो इनके फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। आई जस्ट रीड इट। NM1 का क्या है? इट इज C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जो तुम्हारे M1 का फॉर्मूला था वही NM1 का भी फॉर्मूला है। अब NM2 कैसे निकलता है? NM1 पूरा पूरा लिया जाता है, और उसमें फर्दर क्या ऐड कर देते हैं? शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट्स, शॉर्ट टर्म एफडी, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट यानी शॉर्ट टर्म एफडी। कितने ड्यूरेशन तक की मेच्योरिटी की? ऑफ अप टू कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, जिनका मेच्योरिटी 1 साल के अंदर अंदर का है। और अगर NM3 कैलकुलेट करना है तो क्या लेंगे? NM2 पूरा पूरा लेंगे, और उसके बाद लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स आएंगे इसमें ऑफ रेसिडेंट्स, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज इंक्लूड की जा रही है, दैट इज कॉल मनी, कॉल या टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉल या टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या NM3 के कैलकुलेशन में लिया जाएगा। ओके, अब ये फॉर्मूले यार समरी में देके रखे हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेन सिलेबस, लेकिन फॉर्मूले अनफॉर्चुनेटली तुम्हें याद करने पड़ जाएंगे। L1, L1 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी देके रखे हैं,
आरबीआई ने। तो L1 है, NM3 पूरा पूरा दिया है L1 में। NM3 में ऐड कर देते हैं ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। एक्सक्लूडिंग क्या? एक्सक्लूडिंग जो ऊपर एक्सक्लूड किया था वो यहाँ पे भी एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूड किसको करना है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। और अगर L2 कैलकुलेट करना है तो L1 पूरा पूरा लेना है और उसमें ऐड करना है टर्म डिपॉजिट विथ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, टर्म डिपॉजिट विथ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के पास भी जो टर्म डिपॉजिट है वो भी ऐड होंगे इसमें, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। और एक और चीज ऐड हो रही है दैट इज टर्म बोरोइंग बाय एफआईज, टर्म बोरोइंग किसकी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। एंड लास्ट थिंग इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यार ये रटने वाली चीज हो गई है, आई नो, एंड यू विल हैव टू मॉडिफाई इट। अपार्ट फ्रॉम दैट यार एक रिजर्व मनी का फॉर्मूला देके रखा है। रिजर्व मनी का फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ये समरी में कवर हो गया है। करेंसी इन रिजर्व मनी मतलब बेसिकली यार कैश जो आरबीआई इशू कर रही है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि वो कैश है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, जो बैंकों ने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया है वो पूरा पूरा आएगा। और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये पूरे पूरे आ जाएंगे जो कैलकुलेट व्हाट रिजर्व मनी इन द इकोनॉमी। ये एडिशनल चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। आरबीआई कैसे कैलकुलेट करता है मनी सप्लाई, वो ये तरीका है। अब उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई पे। दूसरी अप्रोच पे आ गए यार अपन। सेकंड अप्रोच इज मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच क्या कहती है? मनी मल्टीप्लायर अप्रोच में अपने को तीन चीजें देखनी है। मार्केट बेस्ड अप्रोच है ये, ठीक है। आप मनी मल्टीप्लायर की मदद से निकालते हो कि मनी सप्लाई कितना है इन द ओवरऑल इकोनॉमी। ओके। अब इसमें तीन बिहेवियर, तीन एंटिटीज के बिहेवियर को ध्यान में रखा जाता है। पहला है सेंट्रल बैंक, दूसरा है कमर्शियल बैंक, और तीसरा है पब्लिक। सबसे पहले आते हैं सेंट्रल बैंक के बिहेवियर पे, ठीक है। I've given here money multiplier approach या change in economic activities। तो देखो ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक का अपन ने देख लिया है, आरबीआई कैसे कैलकुलेट करती है। पहली अप्रोच खत्म हो चुकी है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, ये है मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। अब इसमें तीन लोगों के बिहेवियर को देखा जाता है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। अब कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है? मनी सप्लाई, कैपिटल एम का मतलब होता है मनी सप्लाई, स्मॉल एम का मतलब होता है क्या? मनी मल्टीप्लायर। और उसके बाद एमबी का मतलब होता है मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस को ही मैं बोल सकती हूँ हाई पावर्ड मनी, और इसी को मैं बोल सकती हूँ क्या? रिजर्व मनी ऑफ द इकोनॉमी। बेटा इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मनी सप्लाई कैसे निकलता है? मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू है, जितना ज्यादा हाई पावर्ड मनी, तुम समझ रहे हो, उतना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा। अब मनी मल्टीप्लायर अप्रोच दी किसने थी? मिल्टन फ्रीडमैन और एना स्क्वाड्स ने दी थी 1963 में। इट creates three factors for determination of money supply। सबसे पहला है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब आरबीआई का बिहेवियर देखना पड़ेगा। जितना ज्यादा कैश या करेंसी आरबीआई इशू करेगी या हाई पावर्ड मनी इशू करेगी इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो पहला बिहेवियर है आरबीआई का बिहेवियर। हायर द कैश इशूड इन द इकोनॉमी, हायर वुड बी व्हाट? हायर वुड बी द मनी सप्लाई इन द ओवरऑल इकोनॉमी। दूसरा चीज तुमको देखना पड़ता है, दैट इज रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स, रिजर्व रेशियो, ठीक है। रिजर्व रेशियो मतलब कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ओके। रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट कैसे निकलता है ये? कितना आरबीआई बोल रही है कि आपको कितने रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, या तो बैंक को खुद के पास या आरबीआई के पास, लीगल रिक्वायरमेंट कितनी है रिजर्व्स की। आर का मतलब है टोटल रिजर्व्स और डी का मतलब है टोटल डिपॉजिट्स। टोटल रिजर्व्स डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल डिपॉजिट्स। इससे निकलता है रिजर्व रेशियो, स्मॉल आर, ओके। एंड एक और रेशियो की बात करते हैं अपन इसमें, दैट इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो कैसे निकलता है?
सी मतलब कैश या करेंसी इन हैंड, और डी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब लोग अपने हाथ में कितना कैश प्रेफर करते हैं रखना। थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा है क्या, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, और तीसरा है रिजर्व रेशियो। अब आ जाते हैं एक एक के बिहेवियर पे। सेंट्रल बैंक के बिहेवियर की बात करें तो इट इज डिटरमिन्ड बाय हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी यानी जितना करेंसी सेंट्रल बैंक छाप रहा है इन द इकोनॉमी उसको बोलेंगे हाई पावर्ड मनी। डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑफ सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी विद सप्लाई ऑफ मनी। जितना ज्यादा नोट छपेंगे उतना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा। दूसरा है कमर्शियल बैंक का बिहेवियर। कमर्शियल बैंक का बिहेवियर दो रेशियो से डिसाइड होता है यार, एक है रिजर्व रेशियो और दूसरा है एक्सेस रेशियो। ठीक है, अब रिजर्व रेशियो क्या है, आरबीआई की रिक्वायरमेंट यार। आरबीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितना पैसा रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। बेटा ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आरबीआई ने बोला है कि इतना रिजर्व तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी तुमको बताया वो रेशियो टोटल रिजर्व डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स। हायर दिस रेशियो वुड बी, लोअर विल बी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। उल्टा रिलेशन होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिजर्व आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा उतना कम आप लोन बांट पाओगे, और जितना कम आप लोन बांटोगे मनी सप्लाई उतना कम हो जाएगा। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन विद मनी सप्लाई, रेशियो ऑफ कैश रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स। ठीक है, कितना आपको कैश रिजर्व्स रखने पड़ेंगे अगेंस्ट दी डिपॉजिट्स, विथ whom, जनरली विथ आरबीआई या विद द बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, और दूसरा है एक्सेस रिजर्व रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेस रिजर्व को ई को डिवाइड कर दो विथ डिपॉजिट्स। तुम समझ रहे हो सबसे पहले बिहेवियर किसका आया मनी मल्टीप्लायर अप्रोच में, फर्स्ट वाज ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का बिहेवियर कैसे डिफाइन होता है, हाई पावर्ड मनी के इशू से, जितना ज्यादा नोट छपेंगे उतना ज्यादा मनी सप्लाई। दूसरा है कमर्शियल बैंक का बिहेवियर। कमर्शियल बैंक को एक तो आरबीआई के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, और एक वो खुद की इच्छा से एक्स्ट्रा रिजर्व मेंटेन करती है ओवर ओवर एंड अबव द आरबीआई रिक्वायरमेंट। ठीक है, आरबीआई ने बोला है कि आपको 10% रिजर्व रखना है, लेकिन कमर्शियल बैंक 15% का रिजर्व लगाकर बैठी है। ठीक है, तो 5% उसने जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा रिजर्व, उसे बोला जाता है एक्सेस रिजर्व, और उसका रेशियो भी निकलता है बाय एक्सेस रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। हायर दिस रेशियो, लोअर विल बी दी मनी सप्लाई, क्योंकि बैंक जितना कैश खुद के पास भर के रख लेगी उनकी तिजोरियों में, उतना कम वो मनी सप्लाई हो पाएगा, उतना कम वो लोन बांट पाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन विद मनी सप्लाई। अब एक्सेस रिजर्व कितना होगा डिसाइड होता है बाय टू फैक्टर्स। सबसे पहला तो आपके बैंक में कितना फ्रीक्वेंटली लोग कैश निकालने आ जाते हैं। अगर तुम्हारी बैंक में लोग फ्रीक्वेंटली कैश निकालने आ जाते हैं तो सीधी बात है तुमको ज्यादा कैश रिजर्व रखने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर सेकंड सिचुएशन है इंटरेस्ट रेट, अगर कम इंटरेस्ट रेट है, इफ डिपॉजिट आउटफ्लो इज लाइकली टू बी मोर, तो एक्सेस रिजर्व बढ़ जाएंगे। और अगर एक्सेस रिजर्व इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक्सेस रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बेटा ये दो पॉइंट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि एक्सेस रिजर्व्स कितने होंगे इन द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो सीधी बात है यार, लोन बांटने में ज्यादा फायदा मिल रहा है रादर देन मेंटेनिंग रिजर्व्स, तो आप रिजर्व रखना कम पसंद करोगे। कमिंग ऑन टू थर्ड, दैट इज बिहेवियर ऑफ पब्लिक। यार तुम्हारे और मेरे बिहेवियर से भी डिसाइड होगा कि कंट्री में मनी सप्लाई कितना होगा। जितना भी तुम और मैं कमाते हैं उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन हम अगर कैश फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास पैसा जा रहा है कम, 10,000 रुपए कमाती हूँ मैं, 2,000 रुपए बैंक में जमा करती हूँ, 8,000 कैश फॉर्म में ही खुद के पास रखती हूँ। तो इन दैट सिचुएशन ज्यादा कैश फॉर्म में पैसा रखने से पैसा सर्कुलेशन में नहीं आता, और अगर पैसा बैंकिंग सिस्टम में नहीं जा रहा है तो पैसा सर्कुलेशन में ना आने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे लोगों के पास वो पैसा नहीं पहुंच रहा है जिनको उसकी जरूरत है। तुमको पता है ना, एक छोटे से डिपॉजिट के साथ बैंक मल्टीपल टाइम्स लोन बांट देती है, वो प्रोसेस अप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर मैं 10,000 कमाती हूँ और 8,000 बैंक में जमा कर देती हूँ, 2,000 कैश फॉर्म में रखती हूँ खुद के पास, यानी मेरी सेविंग हैबिट कुछ इस तरह की है, आई लव टू मेंटेन इट इन द बैंकिंग सिस्टम rather देन इन द कैश फॉर्म विथ मी, तो ऐसी सिचुएशन में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो एक रेशियो कैलकुलेट होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करेंसी इन हैंड डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कितना मैं कैश फॉर्म का पैसा रखती हूँ डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट्स, जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सीधी बात है, रेशियो ज्यादा यानी कैश फॉर्म में पैसा ज्यादा रखा जा रहा है,
तो कोई सा भी रेशियो ज्यादा होगा ना इनमें से, रिजर्व रेशियो, एक्सेस रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मनी सप्लाई उतना कम होते जाएगा। केवल हाई पावर्ड मनी के साथ पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है। ठीक है। मनी सप्लाई इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय विच रेशियो, टीडी अपॉन डीडी रेशियो, एग्जाम में आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टीडी मतलब टाइम डिपॉजिट और डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट। अब सुनो ना, जितना ज्यादा टाइम डिपॉजिट अपॉन डिमांड डिपॉजिट रेशियो है, उतना ज्यादा लोगों ने एफडी फॉर्म में पैसा रखा हुआ है। तुम समझ रहे हो, एफडी फॉर्म के पैसा है तो वो फ्री पैसा है, लोग उसको काफी टाइम तक यूज नहीं करेंगे, और अगर उसे यूज नहीं करेंगे तो वो फ्री रिजर्व है जो बैंक के पास अवेलेबल है। एंड दैट इज वाई मनी सप्लाई बढ़ेगा इन द ओवरऑल इकोनॉमी। हायर दिस रेशियो, more will be the free reserves and more will be the money supply. Coming on to the final calculation, मनी सप्लाई कैसे निकलता है? तो देखो, सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। स्मॉल एम का मतलब क्या है? स्मॉल एम मतलब मनी मल्टीप्लायर। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 + C। सी का मतलब क्या है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ऑन आर, रिजर्व रेशियो, ई, एक्सेस रेशियो, प्लस सी, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। सुनो ना, इसको पॉइंट्स में लिखा जाता है। मतलब अगर 10% तुमको करेंसी डिपॉजिट रेशियो देके रखा है तो तुमको लिखना क्या है? 0.1। अगर तुमको 5% देके रखा है एक्सेस रिजर्व रेशियो, तो तुमको यहाँ पे ई के लिए वैल्यू क्या लेनी है? दैट इज 0.05। ओके। मनी सप्लाई कैसे निकलता है? हाई पावर्ड मनी इनटू मनी मल्टीप्लायर। ये इनिशियली भी फॉर्मूला देखा था, मॉनेटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर। अब तुमको मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला और पता लग गया, 1 + C अपॉन आर प्लस ई प्लस सी। तो दैट इज व्हाट द इलैबोरेटेड फॉर्मूला इज नाउ। चेंज इन मनी सप्लाई कैसे निकालते हो? चेंज इन कैश रिजर्व। कैश रिजर्व में कितना चेंज है, डिवाइडेड बाय आर, यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट। कैसे निकालते हैं चेंज इन मनी सप्लाई? कैश रिजर्व में कितना चेंज हुआ है, जो कैश आपको मेंटेन करना पड़ा है, जो कैश आपने रिसीव किया है, डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट। आर, स्मॉल आर का मतलब है रिजर्व रिक्वायरमेंट। दैट इज द वे यू कैलकुलेट चेंज इन मनी सप्लाई। अब यार, मैं पर्सनली इस आंसर से अग्री नहीं कर रही हूँ। कैन मनी मल्टीप्लायर पे जीरो, तुम्हारा मॉड्यूल इसका आंसर यस दे रहा है, तो तुमको भी यस ही याद करना पड़ेगा। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू तब जीरो हो जाएगी जब बैंक ज्यादा पैसा खुद के पास ही रखना चाह रही है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और वो लोन बांटने को तैयार ही नहीं है, ज्यादा पैसा लोगों तक देने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मनी मल्टीप्लायर क्लोज टू जीरो हो जाएगा। व्हेन बैंक्स प्रेफर टू होल्ड न्यूली इंजेक्टेड रिजर्व्स और एक्सेस रिजर्व्स विद बैंक्स, नो रिस्क, एज देयर इज नो रिस्क अटैच टू इट। यार, लोन बांटने को तैयार नहीं है बैंक, जो भी पैसा इनके पास आता भी है, हम कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक को आइडियली उसके लोन बांटने चाहिए, बट बैंक लोन नहीं बांट रही। जितना भी पैसा आ रहा है उसका एक्सेस रिजर्व मेंटेन कर रही है। तो इनके हिसाब से तब मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। देन इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी मल्टीप्लायर। क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पड़ेगा ऑन मनी मल्टीप्लायर? किसका? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। बेटा, देयर विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी मल्टीप्लायर। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी availed by banks, availed by central and state government is known as WMA, ways and means advances। देखो यार, गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्चा करेंगे, तुम समझ रहे हो, कमर्शियल बैंक्स के पास उतना पैसे आते जा रहे हैं। ठीक है, वो खर्चा हम लोगों पे कर रही है, हम लोगों के हाथ में पैसा, यानी हम अपने बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं, और हमारे हाथ में पैसा। तो ऐसी सिचुएशन, मतलब बैंक के हाथ में पैसा, तो बैंक मल्टीपल टाइम्स उससे लोन बांट देगी, यानी इट विल इंक्रीज मनी सप्लाई इन द ओवरऑल इकोनॉमी। और जो 3 महीने का, 3 मंथ्स का क्रेडिट देती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बैंक, से कहते हैं WMA, दैट इज वेज एंड मींस एडवांसेस। ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। अब आते हैं अगली चीज पे, क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर में अंतर क्या होता है। हाँ, लिसन, क्रेडिट मल्टीप्लायर वो अप्रोच है जो तुमने क्लास 12 में शायद देखी थी। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/RR, 1/बाय रिजर्व रेशियो, स्मॉल आर। ठीक है। तो अल्टीमेटली मनी मल्टीप्लायर क्या है? 1 + C अपॉन आर प्लस ई प्लस सी। तो डोंट यू फील मनी मल्टीप्लायर इज अ बेटर अप्रोच? बिकॉज इसमें पब्लिक का बिहेवियर भी कंसिडर हो रहा है, बैंक का बिहेवियर भी कंसिडर हो रहा है, और आरबीआई का बिहेवियर भी कंसिडर हो रहा है। वेयर क्रेडिट मल्टीप्लायर बहुत ही नैरो अप्रोच है, 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। ये केवल किसका बिहेवियर कंसिडर कर रहा है? रिजर्व्स कितने आपको मेंटेन करने पड़ेंगे आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक्स को।
बस वही बिहेवियर कंसिडर करके आप क्या निकाल लेते हो, यू कैलकुलेट क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर इज अ बेटर अप्रोच बिकॉज इसमें दो लोगों का बिहेवियर एडिशनली कवर हो रहा है, पब्लिक का भी और कमर्शियल बैंक्स के एक्सेस रिजर्व का भी। क्रेडिट मल्टीप्लायर नैरो कंसेप्ट है, क्यों? क्योंकि बैंक्स अपना सारा पैसा लेंड नहीं कर देती हैं यार, वो कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व से मेंटेन करती हैं ओवर एंड अबव दी आरबीआई रिक्वायरमेंट। बैंक सारा का सारा पैसा लोन बांट के नहीं बैठ जाती, वो कुछ ना कुछ एक्सेस रिजर्व मेंटेन करेंगे, तो हमको वो कंसिडर करना चाहिए। और ऑल borrowers do not spend all the money they have borrowed, rather they convert some part into cash। सारे लोग सारा का सारा पैसा बैंक में नहीं मेंटेन करते यार, वो कुछ पैसा कैश में भी रखते हैं। इसलिए आपको कैश डिपॉजिट रेशियो भी कंसिडर करना चाहिए, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जो हम मनी मल्टीप्लायर में कंसिडर करते हैं। With this, we have completed chapter number 8 ki unit number 2. In the next, we'll continue with unit number